वेलकम इन द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निवेश। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा मॉर्निंग सेशन फिजिक्स का होता है। फिजिक्स में ये हमारी क्लास नंबर 4 है। अभी तक हम आप लोगों को फिजिक्स में 3 क्लासेस प्रोवाइड करा चुके हैं। तो ये जैसे ही आप यूट्यूब में सर्च करेंगे फिजिक्स बाई राज यादव या लर्न विद राज, तो आपको फिजिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें से ये आज हमारी 4th नंबर की फिजिक्स की क्लास है। ये फिजिक्स की हमारी 4th नंबर की क्लास है। इससे पहले अगर आपने 3 क्लासों को मिस किया है तो आपको ये समझ लेना 100% उन क्लासों का बेनिफिट अभी जब आगामी जो अपकमिंग हमारे एग्ज़ाम है, जो आगामी हमारी परीक्षाएं हैं, उसमें आपको ये समझ लेना 100% यहाँ से जो हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं या जो हम कॉन्सेप्ट यहाँ आपको बता रहे हैं, तो 100% यहीं से आपको कॉन्सेप्ट वहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिर चाहे कोई क्वेश्चन वहाँ पर कॉन्सेप्ट 1 नंबर के रूप में हो सकता है या फिर कोई कॉन्सेप्ट 6 नंबर के रूप में हो सकता है। तो आपके लिए ये समझ लेना फिजिक्स की जो हम क्लास कंडक्ट करा रहे हैं यहाँ पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, क्योंकि इसमें हम केवल आपको वो बता रहे हैं जो आने की ये समझ लेना प्रबल संभावना है। ठीक, हम केवल वही चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं। तो अगर जिन लोगों ने लास्ट के वीडियो नहीं देखा है तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे लर्न विद राज, तो आपको हमारे चैनल का लोगो मिल जाएगा। वहीं पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको फिजिक्स क्लास मिल जाएगी, जिसमें फिजिक्स की ये हमारी आज 4th नंबर की क्लास है। और इससे पहले हम आपको 3 क्लासेस प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग वहाँ से फिजिक्स का अपना रिवीजन कर सकते हैं। और जो लोग हमारे नए हैं चैनल पर, उनका सभी का दिल से स्वागत है। और इसके बाद अपना चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो चलिए आज की अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट डे हम पढ़ रहे थे गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें से हमारा टॉपिक हो रहा था अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण में जो 6 स्थितियाँ बनती थी, हमने कल की क्लास में जो हमारी कल की जो 3rd पार्ट हुआ था हमारा फिजिक्स का, उसमें हमने 3 स्थितियाँ, जब वस्तु अनंत पर हो, फिर इसके बाद हमने 2nd स्थिति पढ़ी जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, फिर इसके बाद 3rd स्थिति पढ़ी थी हमने जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तो कल की क्लास में हमारी ये 3 स्थितियाँ हो चुकी हैं। और इसके अलावा हमने आपको बताए थे 3 नियम वही जो गोली दर्पण खींचने के प्रतिबिंब कैसे खींचते हैं, तो वो हमारे जो 3 नियम थे वो इससे पहले हम बता चुके हैं। तो जिन लोगों ने कहा 3rd पार्ट नहीं देखा है, 3rd पार्ट ये हमारा जो फिजिक्स का ये 3rd पार्ट है, ये समझ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको या तो समझ लेना या तो 6 नंबर का सवाल मिलेगा, जिसमें से आपको न्यूमेरिकल्स मिलेगा और न्यूमेरिकल के साथ उसमें किरण आरेख खींचने के लिए बोलेगा कि इसका किरण आरेख भी खींचो। तो किरण आरेख के लिए खींचने के लिए इससे पहले आपको जो हम जो ये 6 स्थितियाँ पढ़ा रहे हैं, इन स्थितियों का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। अगर इनका नॉलेज होगा तभी आप वहाँ पर किरण आरेख खींच सकते हैं। तो जिन लोगों ने अगर 3rd पार्ट नहीं देखा तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप यहाँ से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं प्रकाश के परावर्तन से, तो समझ लेना आपको ये क्लास से 100% देखनी चाहिए, क्योंकि हम केवल वही टॉपिक बता रहे हैं आपको जो या तो आए हैं या फिर आने की, जिनकी हमको लगता है कि हाँ ये 100% यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो जिन लोगों ने अगर क्लासें नहीं देखी है तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि क्लासें देख ले। और इसके बाद अब अपना यहाँ से अब जब नेक्स्ट हमारा पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमारा 4th नंबर की स्थिति है जब वस्तु मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो। तो हमने कल की क्लास में आपको बताया था, इसकी तीन स्थितियाँ हमने बता दी थी। ये हमारी 4th नंबर की स्थिति है कि जब वस्तु मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में हो। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारा 3rd पार्ट जो है फिजिक्स का वो देख लेना, फिर वहीं से हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होता है। तो जिन लोगों ने 3rd पार्ट देखा है तो उन्हें ये 4th पार्ट समझ में आएगा। एक अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना, इसके बाद अपना वहाँ से 4th पार्ट देखना है। तो चलिए, अब जब वस्तु मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, तो हमने कल की क्लास में प्रतिबिंब खींचने के नियम बताए थे, तो उन्हीं नियम की सहायता से हम प्रतिबिंब खींचेंगे। तो जब वस्तु अब क्या बोल रहा है हमारा, देखो जब वस्तु अब कहाँ पर आ गई है, जब वस्तु वक्रता केंद्र, ये हमारा अवतल दर्पण है। हमने आपको फर्स्ट डे क्लास में बताया था अवतल और उत्तल दर्पण कि वह गोली दर्पण जिसके ऊपरी भाग में पॉलिश होती है एवं धसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, वह होता है हमारा अवतल दर्पण। तो देखो यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र C होगा और इसके बाद यहाँ पर इसका फोकस F होगा। वक्रता केंद्र फोकस का 2 गुना होता है या फोकस वक्रता केंद्र का आधा होता है, ये आपको याद रखना है। अब वस्तु कहाँ पर आ रही है, लास्ट डे हमने पढ़ा था जब वस्तु कहाँ पर होगी, वक्रता केंद्र पर होगी, लेकिन आज अब वस्तु आ गई है जब वस्तु मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में हो। मुख्य फोकस ये है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र C ये है। तो जब वस्तु इसी के बीच में होगी, यहाँ पर इन दोनों के बीच में होगी, यहाँ पर ये है वस्तु, जब वस्तु मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो वही ओ डैश की हमने एक वस्तु रखी है, जो रखी है कहाँ पर, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है।
अब ओ डैश से चलने वाली प्रकाश किरण समांतर होंगी जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। तो ये किरणें हमारी चली गई मुख्य फोकस से होकर। हमने नियम नंबर 2 बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो हमारा ये फर्स्ट जो हमारी किरण ओ डैश से चली तो मुख्य फोकस से होकर गई। अब इसके बाद सेकेंड नियम क्या होगा कि मुख्य फोकस से होकर, ये हमारा थर्ड नियम हमने आपको बताया था कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, ये हमारी मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो ये मुख्य अक्ष क्या होंगी? समांतर। तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बना आई डैश, आई डैश, यहाँ पर आई डैश बना है प्रतिबिंब। ये क्या होगा? देखो हमने ओ डैश की एक बार सर्वप्रथम हमने क्या किया, M1 M2 द्वारा का एक अवतल दर्पण लिया और अवतल दर्पण में हमने वहाँ उसका वक्रता केंद्र C लिया, उसके बाद फोकस हमने ले लिया। ठीक, इसके बाद वक्रता केंद्र, देखो जब वस्तु मुख्य फोकस, यहाँ पर मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है तो हमने एक वस्तु ओ डैश नाम की एक वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रख दी। फिर इसके बाद हमने आपसे ये कहा कि ये समझ लेना, इसका जब ओ डैश से चलने वाली प्रकाश किरण जाती हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, जो कि फर्स्ट किरण जाती है मुख्य अक्ष के समांतर होती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो हमने इसको कर दिया मुख्य अक्ष के समांतर। इसके बाद हमारा जब मुख्य फोकस से होकर जाती है प्रकाश किरण, ये हमारा मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तो हमारा आई डैश का प्रतिबिंब बनता है, जो कि कहाँ पर बनेगा? तो हमारा प्रतिबिंब बनता है ओ प्रतिबिंब, ये आपको लर्न होना चाहिए, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच बनता है। वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच कैसा होता है? वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु से छोटा तथा आकार में वस्तु से बड़ा होता है, तथा आकार में वस्तु से बड़ा। यहाँ पर ये हमारा आई डैश जो प्रतिबिंब बनता है, आई डैश, ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। यहाँ पर अनंत और वक्रता केंद्र, ये आप जब से पटरी और प्रकार की सहायता बनाएंगे तो आपको जैसा हमने बता रहे तो उसी प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई माप नहीं है, हम कोई माप लेकर नहीं प्रतिबिंब बना रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा अगर इधर उधर चित्र हो जाए तो उसमें कोई कन्फ्यूजन मत करना कि नहीं सर आप ये बता ये रहे हो ये बना इस तरह प्रतिबिंब। नहीं, हम यहाँ पर कोई ऐसी माप नहीं ले रहे हैं। ठीक, अगर माप से हम बनाते तो 100% प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बनता आगे यहाँ पर, और ये वस्तु से बड़ा बनता और इसके बाद वास्तविक होता और उल्टा यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनता आगे। लेकिन हमारे पास कहीं कोई माप नहीं है, इस वजह से यहाँ पर प्रतिबिंब का कोई ऐसा ये मत समझना कि नहीं यहाँ पर ये प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। नहीं, जब आप इसकी पटरी और प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो 100% ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा और आकार में उससे बड़ा बनेगा आई डैश का प्रतिबिंब। तो आपको क्या याद करना है? केवल आपको याद यही करना है कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र, यहाँ ये प्रतिबिंब जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में बनता है। यहाँ पर वक्रता केंद्र C हो गया, C और यहाँ पर अनंत के बीच में बनता है। वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा आकार में वस्तु से बड़ा होता है। जो ओ डैश वस्तु होगी तो आकार में आई डैश उससे प्रतिबिंब बड़ा होगा। आपको ये जो पॉइंट लिखा है आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी पोजीशन आ रही है। अब देखो हम इसको प्रतिबिंब, अब वस्तु को कहाँ रखेंगे? देखो हमने रखा है यहाँ पर, सर्वप्रथम हमने रखा था अनंत पर, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, फिर वक्रता केंद्र पर, अब हमने रखा फोकस और इसके बाद वक्रता केंद्र के बीच में। अब आ जाएगी हमारी वस्तु फोकस पे। तो जो हमारी 5वीं स्थिति है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो।
तो हमारी वस्तु आ गई मुख्य फोकस पर F पर। तो वही काम कि हम लेंगे एक M1 M2 का द्वारक एक लेना है हमको। एक हमने यहाँ पर एक द्वारक लिया M1 और M2 नाम से एक हमने द्वारक लिया। यहाँ पर आपको जो आपसे जिसका वक्रता केंद्र C है, फोकस वक्रता केंद्र फोकस का आधा F है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर हमने वस्तु कहाँ पर रखी है, वस्तु को हमने रखा है मुख्य फोकस पर। तो यहाँ पर वस्तु को रखा हमने मुख्य फोकस पर, जो कि वस्तु है हमारी O डैश। हमने देखो एक M1 M2 द्वारक का एक हमने कोई दर्पण लिया है, अवतल दर्पण, और जिसमें O डैश की वस्तु को हमने रखा है मुख्य फोकस F पर। तो मुख्य फोकस के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जब इसके समांतर चलती हैं, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, तो वो मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो ये कितने जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर। ठीक, अब इसके बाद वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, जब वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, यहाँ पर देखो वक्रता केंद्र C से होकर जा रही है ये प्रकाश किरण, तो ये दर्पण से जैसे वस्तु के पास जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात तुरंत उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तो यहाँ पर ये इसका प्रतिबिंब समझ लेना, ये यहाँ पर आगे इसको बढ़ाते जाएंगे ऐसे ही, तो ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या नियम लगाया कि जब वस्तु हम फोकस पर रखते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। फिर इसके बाद वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, ये हमने यहाँ से वक्रता केंद्र C से होकर प्रकाश किरण जाती हैं, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में अपने माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो यहाँ पर जब ये इसी माध्यम में वापस लौट आए तो ये इसका प्रतिबिंब इधर ही, यहाँ पर ये ऐसे ही, यहाँ पर आप ये समझ लेना, ये ऐसे यहाँ पर बढ़ता रहेगा ये। तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा वस्तु से बहुत ही बड़ा। तो इसका प्रतिबिंब क्या होता है, आपको स्थिति से याद होनी चाहिए कि इस स्थिति में प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो आकार में, जो वास्तविक उल्टा एवं आकार में वस्तु से बहुत ही बड़ा बनता है। तो आपको केवल ये पॉइंट याद रखना है। आपसे एक क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताओ जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होगी, जब वस्तु मुख्य, ये समझ लेना ये ऑप्शनल में 100% ये अब इस बार से उमा सीट भरनी है 10th क्लास में, तो वहाँ पर उमा सीट में जो क्वेश्चन आएंगे तो उसमें 100% आपसे इन 6 जो स्थितियाँ हम बता रहे हैं इनमें से आपको 100% इस बात की गारंटी मेरी है कि आपको वहाँ पर ये क्वेश्चन मिलेंगे उमा सीट में। तो ये याद रखना है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होगी, आपको ये उसमें ऑप्शन दिया जाएगा कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होगी तो बताओ उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, अनंत पर बनेगा और आकार में वस्तु से बहुत ही बड़ा बनता है। आपको ये याद करना है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। हमने कहा कि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और इसके बाद वास्तविक होता है, उल्टा होता है एवं आकार में वस्तु से बहुत ही बड़ा होता है। अब जैसे ये आपसे पूछ दे कि जब वस्तु मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होगी, तो जब वस्तु मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में होगी तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा आकार में वस्तु से बड़ा होता है। आपको ये याद रखना है क्योंकि ये 100% याद है, ये समझ लेना। यहाँ से सवाल आने के चांसेस बहुत ही, ये समझ लेना, ज़्यादा हैं और ये आपको याद होना चाहिए कि जब हम वस्तु को कहाँ पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अब इसके बाद हमारी 6वीं स्थिति जो आती है, जो लास्ट स्थिति है हमारी अवतल दर्पण की, फिर इसके बाद फिर हम नेक्स्ट हमारा होगा उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण की जो हमारी 6वीं स्थिति आती है उसकी ओर मूव करते हैं। देखो अब वस्तु हमारी आ गई थी, मुख्य फोकस पर आ गई थी। अब हम 6वीं जो स्थिति आएगी, जब वस्तु मुख्य फोकस
जब वस्तु मुख्य फोकस एवं ध्रुव, जिसको कहा जाता है पोल, ध्रुव के बीच में हो, ध्रुव के बीच में हो। ये हमारी लास्ट अंतिम छठवीं स्थिति है हो। अब क्या है कि जब वस्तु मुख्य फोकस एवं ध्रुव के बीच में है तो देखो हम इसका प्रतिबिंब कैसे ड्रा करेंगे। तो हमने एक लिया, हमने M1 और M2 द्वारा रख के एक हमने लिया अवतल दर्पण। तो देखो हम एक लेंगे M1 और M2 द्वारा का अवतल दर्पण। तो इसका नाम हमने क्या रखा है, M1 और M2 द्वारा का एक हमने अवतल दर्पण लिया, जिसका फोकस F है और वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र C है। तो यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र मान लो C है और इसके बाद यहाँ पर फोकस वक्रता केंद्र का आधा होता है, तो ये मान लो F है। अब हमारी वस्तु कहाँ स्थित है, वस्तु को हमको स्थित करना है फोकस और ध्रुव, ये प्रिंसिपल HP होता है, ध्रुव जिसको कहा जाता है पोल के बीच में। तो हमने कोई यहाँ पर ये मान लो कि OO डैश की वस्तु यहाँ पर हमने रख दी, ये हमारी है OO डैश की वस्तु। तो यहाँ पर हमने OO डैश की कोई वस्तु रख दी। अब यही कि मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी प्रकाश किरण, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। तो हमारी ये फर्स्ट जो किरण आई कि OO डैश से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, वक्रता केंद्र C से वक्रता केंद्र यहाँ C से मान लो होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः अपने उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तो पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि इधर तुरंत अपने मार्ग में, जैसे ही हम यहाँ से भेजेंगे वक्रता केंद्र C से जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात तुरंत मुख्य वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी। अब देखो ये किरणें कभी नहीं मिलेंगी, ये ऐसे ही फैलती ही जाएंगी। वहाँ पर ये किरणें हमने जब पाँचवीं स्थिति पढ़ी थी तो उसमें किरणें समांतर थी, लेकिन यहाँ पर ये किरणें समांतर नहीं, ये ऐसे ही बढ़ती ही जाएंगी, ये याद रखना, ये ऐसे ही बढ़ती जाएंगी, ये किरणें कभी नहीं मिलेंगी। तो हम इनका क्या करेंगे, इतना प्रतिबिंब, ये क्योंकि इसका प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है। तो यहाँ पर हम जब इसको यहाँ पर ये जब फर्स्ट किरण को ऐसे ये इसको ड्रा करेंगे, ये हो गई हमारी फर्स्ट किरण, जैसे हमने इसको ड्रा किया, और ये हमारी जो सेकेंड किरण हो गई ये, तो ये यहाँ पर इसको काटा। ये दोनों किरणें आपस में दर्पण के पीछे काटती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर ये हमारा ये प्रतिबिंब हमारा बनता है आभासी, आई डैश। ये हमारा देखो यहाँ पर हमारा ये याद रखना, जब हमारी OO डैश से चलेंगे प्रकाश की किरण तो दर्पण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होंगी, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाएंगी। फिर इसके बाद वक्रता केंद्र C से गुजर जाने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र उसी मार्ग में अपनी वापस लौट आएंगे। लेकिन हमने देखा कि ये आपस में, ये जो किरणें जा रही हैं ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये फैलते हुए जा रही हैं। वो तो किरणें जब हमने पाँचवीं स्थिति में पढ़ा तो वो समांतर थी, तो कहीं ना कहीं जगह मिलेंगी, लेकिन ये किरणें आपस में फैलते हुए जा रही हैं, तो ये किरणें कभी नहीं मिलेंगी। इस वजह से क्या करेंगे हम, जो हमारी फर्स्ट किरण थी हमने उसको पीछे बढ़ाया, और सेकेंड वाली किरण जो हमने वक्रता केंद्र से हो जाती थी उसको भी पीछे बढ़ाया। तो ये दो किरणें आपस में जहाँ पर काटती हैं तो उसका प्रतिबिंब वहीं पर बनता है। हमने क्या किया कि इन दोनों ये जो किरणें आ रही थी, तो इन दोनों किरणों को हमने पीछे बढ़ाया, और इसके बाद दर्पण के पीछे, तो ये आपस में काटती हुई वहीं पर प्रतीत होती हैं। तो इसका आई डैश का प्रतिबिंब वस्तु से, ये समझ लें वस्तु, देखो यहाँ पर O डैश की वस्तु इतनी छोटी सी, लेकिन इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बना, तो O डैश से बड़ा बनता है। तो अब इस बारे में क्या याद रखना है कि प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। बस केवल यही हमारी छठवीं स्थिति है, जिसमें कि अवतल दर्पण की ये स्थिति है, जिसमें कि प्रतिबिंब हमारा आभासी बनता है, ये प्रतिबिंब वास्तविक बनाता है। लेकिन ये छठवीं स्थिति आपको ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब बना रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि हाँ, जब वस्तु मुख्य फोकस एवं ध्रुव के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं आकार में वस्तु से बड़ा होता है। तो आपको ये स्थिति याद रखनी है कि जब वस्तु मुख्य फोकस एवं ध्रुव के बीच में होगी तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा। आभासी, सीधा और आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा। ये हमारी हो गई छठवीं स्थिति।
अब हमारा नेक्स्ट आ रहा है, ये हमारी हमने आपको छठवीं 6 स्थितियाँ बता दी गई है, जिसमें से आपको प्रतिबिंब कैसे हम खींचते हैं, जब वस्तु कहाँ पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ये चीज़ें हमने अभी आपको बता दिया है। अब इसके बाद हमारा चल रहा है अवतल दर्पण। अब हम पढ़ेंगे अभी तक चल रहा था हमारा अवतल दर्पण, अब पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचना, प्रतिबिंब बनना, प्रतिबिंब बनना। अब केवल तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो उत्तल दर्पण में वस्तु चाहे जहाँ पर रखी है तो हम बनाएंगे पहले उत्तल दर्पण। तो हमने ये बनाया एक M1 और M2 द्वारा का हमने एक उत्तल दर्पण लिया, ये हमारा है M1 M2। हमने बताया था उत्तल दर्पण फर्स्ट डे क्लास में हमने आपको अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में बताया था कि वह गोली दर्पण जिसके धसे हुए भाग में पॉलिश होती है एवं उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, एवं उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, तो वो होता है हमारा उत्तल दर्पण सॉरी। वह गोली दर्पण जिसके धसे हुए भाग में पॉलिश होती है एवं उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, तो उसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब यहाँ पर वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखें, तो यहाँ पर हमने कोई मान लो कि ओ डैश की हमने कोई वस्तु रखी है, ये है हमारा। इसमें वस्तु चाहे जहाँ पर रखो ओ डैश इस केवल एक स्थिति बनती है, वस्तु को आप चाहे जहाँ रखो, इसमें कोई ये इशू नहीं है कि वक्रता केंद्र कहाँ पर, नहीं, आपको केवल बाईं ओर वस्तु को चाहे जहाँ आप रख दें, ठीक। तो इससे चलने वाली प्रकाश किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होंगी, तो यहाँ पर ओ डैश वस्तु से चलेंगी प्रकाश किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। ये मुख्य अक्ष के समांतर होने वाली प्रकाश किरण क्या होता है कि मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं, तो यहाँ पर इसको बताएंगे मुख्य फोकस से होकर आती हुई ये प्रतीत होंगी। तो ये किरणें क्या होंगी, ये मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होंगी, तो ये ऐसे किरणें यहाँ पर निकल जाएंगी मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होंगी। देखो जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं प्रकाश की किरण जो ओ डैश से है, तो ये मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है, और वक्रता के सी से होकर जाने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। लेकिन हमने क्या कहा, वक्रता के सी से होकर जाने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं, लेकिन ये वक्रता के सी से आती हुई, क्योंकि हमारा ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, तो आती हुई प्रतीत होंगी। तो ये यहाँ पर ये वक्रता के सी से आती हुई, ये यहाँ से वक्रता के सी से आती हुई प्रतीत होंगी, तो यहाँ पर ये वक्रता के सी से आती हुई प्रतीत होंगी, तो ये ऐसे ही जाएंगे प्रकाश किरण और ये यहाँ से ऐसे निकल आएंगे ठीक। ये आती हुई प्रतीत होंगी, आपको वक्रता के सी से ऐसा लगेगा कि वक्रता के सी से ये प्रकाश किरणें आ रही हैं। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि हमारा आई डैश का ये प्रतिबिंब यहाँ पर ये बन गया आई डैश का एक प्रतिबिंब आई डैश, ठीक। हमने एक M1 और M2 द्वारक का एक उत्तल दर्पण लिया, हमने क्या किया, एक M1 और M2 द्वारक का उत्तल दर्पण लिया जिसका वक्रता केंद्र सी है एवं मुख्य फोकस F है। उसके सामने हमने क्या किया, ओ डैश की एक वस्तु रखी, ओ डैश की एक वस्तु रखी जिससे मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा प्रिंसिपल अक्ष है, इसको कहा जाता है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जब ओ डैश से चलती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं, और वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली वक्रता केंद्र सी की ओर जाने वाली प्रकाश किरण पुनः उसी मार्ग में वक्रता केंद्र सी के मार्ग में वापस लौट जाती हैं, तो वहीं वक्रता केंद्र सी से आती हुई प्रतीत होती हैं। जब इन दो किरणों को आपस में मिलाते हैं तो हमारा आई डैश का प्रतिबिंब बनता है, जो कि आपको केवल इसकी क्या याद करनी है कि यह प्रतिबिंब फोकस तथा पी के बीच में यहीं पर ये समझ लें, यहाँ पर पोल के बीच में यहीं पर बनता है, यहीं पर यह प्रतिबिंब फोकस तथा ध्रुव जिसको कहा जाता है पोल, ध्रुव के बीच में आभासी होता है, आभासी सीधा एवं आकार में वस्तु से बहुत ही
छोटा बनता है। आपको केवल ये याद रखना है कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण में क्या करेंगे हम, ओ डैश की एक वस्तु रखें। हमने सर्वप्रथम क्या किया, हमने M1 और M2 द्वारा का एक उत्तल दर्पण लिया। फिर इसमें हमने क्या किया, ओ डैश की वस्तु आप चाहे जहाँ रखें, क्योंकि हमेशा इसमें कोई ये तो इश्यू है नहीं कि हम कहाँ मुख्य फोकस पे रखेंगे। यहाँ पर अगर ये वस्तु हम रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ पर इसका यहाँ पर दर्पण में जब पॉलिश है तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। तो हमें वस्तु को रखना है जहाँ पर हम रखेंगे जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनने की संभावना हो। तो इस वजह से हम वस्तु को इसमें चाहे जहाँ रखें वस्तु को, तो ओ डैश की कोई हमने वस्तु रखी जिससे मुख्य फोकस, जिसमें क्या हुआ कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत हुई। तो हमने क्या किया, इसे समांतर किरणें और मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत करा दी। इसके बाद वक्रता केंद्र सी से, इसके बाद जो सेकेंड हमारी किरण जी जो वक्रता केंद्र सी से जाती है तो वक्रता केंद्र सी से ये आती हुई प्रतीत होती है। तो हमने इन दोनों जब किरणों को आपस में मिलाया तो हमारा प्रतिबिंब क्या हुआ, फोकस, ये हमारा फोकस है और इसके बाद ध्रुव पोल के बीच में बनता है। यहाँ पर ये इसको ध्रुव कहा जाता है, ये जो हमारा ये होता है इसको ध्रुव कहा जाता है पोल को, ठीक। तो ध्रुव और इसके बाद फोकस के बीच में ही बनता है। यहाँ पर ये समझ लिया तो यहाँ बनेगा या यहाँ, लेकिन ये समझ लेना उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव और इसके बाद फोकस के बीच में ही बनता है, जो कि आभासी होता है, आभासी, सीधा, आकार में वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है, आकार में वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। यहाँ पर देखो इतने हमने जब आकार की वस्तु रखी तो उसका प्रतिबिंब केवल इतना सा बना। तो ये याद रखना कि आकार में वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि उसका प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 100% क्वेश्चन के पुटअप होने की संभावना है, ठीक। तो आपको ये याद रखना है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो उत्तल दर्पण में हम क्या करेंगे, वस्तु को चाहे जहाँ पर चाहे जिस स्थिति में रखें, प्रतिबिंब हमेशा फोकस तथा ध्रुव के बीच में बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा एवं आकार में वस्तु से बड़ा, आकार में वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है, ठीक। आकार में इसलिए इसका बहुत ही छोटे, मतलब ये बड़ी वस्तु को, इतनी बड़ी वस्तु को केवल इतनी सी वस्तु दिखाता है। तो इस वजह से इसका प्रयोग हम साइड मिरर के रूप में, यानी कि गाड़ियों में इसका प्रयोग हम करते हैं, क्योंकि यह किरणों को, ये समझ लेना, यह किरणों को आपस में सिकोड़ता है या फैलाता नहीं, यह किरणों को मिलाता है। तो इस वजह से इसका हम क्या करते हैं कि इसी वजह से हम इसका साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं। ये बहुत बड़ी वस्तु को बहुत ही छोटी वस्तु एक शीशे में दिखाता है। तो इस वजह से उत्तल दर्पण का प्रयोग हम शीशे साइड मिरर के रूप में करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है। देखो हमारी क्या क्या हो गया हमारा, हमने सर्वप्रथम पढ़ा था प्रतिबिंब बनाने के नियम हमने पढ़ा था 3 नियम प्रतिबिंब खींचने के, जो 3 नियम थे, ठीक। इसके बाद अवतल दर्पण की स्थितियाँ, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की स्थितियाँ, अवतल दर्पण की जो 6 स्थितियाँ थी, हमने उन स्थितियों को 1 by 1 हमने कंप्लीट किया। इसके बाद उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हमने सीखा। केवल इसकी एक स्थिति है, वस्तु को आप चाहे जान रखेंगे उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। हमेशा ये याद रखना, आकार में सीधा होगा, आभासी होगा और इसके बाद आकार में वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। तो हमने ये समझ लेना। अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास, जब फिर तो ये हमारी 4th नंबर की क्लास है, इसके बाद जब हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल्स के बारे में ये हम बताएंगे कि उसमें हम किरण आरेख को कैसे हम खींचेंगे। क्योंकि अब जो न्यूमेरिकल्स हमारे आने वाले हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, तो उसमें आपको किरण आरेख खींचना है। किरण आरेख खींच कर बताइए। तो ये क्वेश्चन समझ लेना, जब किरण आरेख आप खींचेंगे, किरण आरेख, तो इसमें ये क्वेश्चन आता है, लॉन्ग में आता है, ये 6 नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम किरण आरेख, अगर आपको ये नियम आपने अगर समझ लिए हैं तो आपको किरण आरेख खींचने में कोई समस्या नहीं होगी। और जब ये स्थितियाँ गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का अगर बनना आपने समझ लिया या सीख लिया है तो आपको समझ लेना आगे कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। लेकिन अगर जिन लोगों ने नहीं सीखा है उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हम जैसा बता रहे हैं कि आपको 100% यहाँ से सीखने के लिए आप वीडियो को अपना बैक करना और उसके बाद 2-3 बार देखना, और हम जैसा बोल रहे हैं आप वैसे ही बनाना अपनी कॉपी में। लेकिन आपको बनाना है पटरी और प्रकार की सहायता से। आपको पटरी का भी और पेंसिल का भी प्रयोग करना है, ठीक। पटरी होगा, पेंसिल होगा, प्रकार पेंसिल और इसके बाद प्रकार, इन चीज़ों का आप प्रयोग करेंगे तभी आप ये समझ लेना बिल्कुल जैसा हमने सटीक
उसी तरीके का चित्र बनेगा जैसा हमने आपको बताया है कि इसका जैसा हमने यहाँ पर लिखते हैं ना ये तो ये चीज़ बिल्कुल आपको, लेकिन हम यहाँ पर हमारे पास कोई माप नहीं है, हम बिना नाप के यहाँ पर चित्र बना रहे हैं। ये चीज़ें बनती हैं नाप से, जब आप नाप लेंगे ना तो ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट। अभी यहाँ पर हमारा देखो कहाँ पर इसका फोकस, ये वक्रता केंद्र, और ये कहाँ पर इसका आधा है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ जब आप लोग बनाएंगे ना पटरी और प्रकार की सहायता से, तो वहाँ पर आपके पास नाप होगी, तो आप उससे ये समझ लेना 100% आपको हमने जैसा बताया है यहाँ पर ये लिखा है हमने कि प्रतिबिंब कहाँ पर मुख्य फोकस पर बनेगा या वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। तो ये चीज़ें जैसे आप नाप लेंगे तो वहाँ से ये समझ लेना 100% बिल्कुल एक्यूरेट प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए एक बार अपनी जो हमने 6 स्थितियाँ बताई हैं उनका एक साथ रिवीजन करते हैं। अब आपको क्लास में ये समझ लेना बहुत ही सुनना है कायदे से। हमने जो आप लोगों को 6 स्थितियाँ बनाई हैं प्रतिबिंब बनाने की, तो उन सभी स्थितियों का हम एक रिवीजन करते हैं। देखो हम केवल एक साथ आपको समझ लेना केवल एक ही चित्र में सभी स्थितियाँ बता देंगे। तो यहाँ पर हमने लिया, पहला हमने आपको पढ़ाया था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो यहाँ पर ये हमारा वक्रता केंद्र C, ये हमारा फोकस, ठीक, और ये हमारा ध्रुव पोल। जब हमारी वस्तु स्थित होती है अनंत पर, जब मान लो यहाँ पर वस्तु हमारी है अनंत पर, ये हमारी स्थिति नंबर फर्स्ट है, ठीक। जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब ये यहाँ पर फोकस पर बनता है, ये फोकस पर बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और आकार में वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्थिति, हमारी हो गई, ये हमारा अनंत है, ठीक। अब हम सभी स्थितियाँ आपको एक साथ डिवीजन करा रहे हैं। तो हमारी जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, आकार में वस्तु से बहुत ही छोटा होगा और इसके बाद वास्तविक होगा, उल्टा होगा। अब हमने सेकेंड स्थिति बताई थी जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हुई, ये हमारी हो गई सेकेंड स्थिति। तो सेकेंड स्थिति हमने बताया था, तो यहाँ पर प्रतिबिंब हमारा बनता है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, आकार में वस्तु से बड़ा होता है, आकार में इसका क्या होगा, आकार में वस्तु से छोटा ही होगा भी ये भी, लेकिन ये इससे थोड़ा, ये जो हमारी इस स्थिति है इससे थोड़ा बड़ा होगा, आकार में वस्तु से थोड़ा बड़ा होगा, ठीक। ये जो हमारी सेकेंड स्थिति होगी जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगी, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा आकार में वस्तु से छोटा ही होगा, लेकिन इसकी अपेक्षा जो हमारी फर्स्ट स्थिति होगी इसकी अपेक्षा थोड़ा बड़ा होगा। तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, यहाँ पर इससे थोड़ा इसको बड़ा कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये हमारी सेकेंड स्थिति होगी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित होगी, जब वस्तु सेकेंड नंबर की स्थिति है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी होगी तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, आकार में वस्तु से छोटा होगा, लेकिन जो हमारी फर्स्ट स्थिति है उससे थोड़ा बड़ा होगा। अब से थर्ड नंबर की स्थिति पोजीशन आ रही है हमारी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर होगी। अब ये थर्ड नंबर की पोजीशन है हमारी, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर होगी तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पर ही बनेगा, आकार में वस्तु से बिल्कुल बराबर शेप का आकार में होगा, जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। अब हमारी जब वस्तु स्थित होगी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, हम वस्तु को रख रहे हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो ये हमारी कौन सी, ये चौथी स्थिति है। जब वस्तु ये हमारी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, ये समझ लेना। उसका प्रतिबिंब कुछ यहाँ पर बनेगा, आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा, आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा। अब ये हमारी कौन सी स्थिति है, चौथी स्थिति है कि जब वस्तु हमारी कहाँ पर स्थित होगी, देखो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित होगी, हमारी चौथी स्थिति है। जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होगी तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब होगा अब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और आकार में वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। और ये समझ लेना ये बनता है जाके अनंत पर, ठीक। तो ये याद रखना है। अब इसके बाद हमारी पाँचवीं नंबर की स्थिति है। अब हम देखो यहाँ पर हमारी चौथे नंबर की स्थिति होगी, अब पाँचवीं नंबर की स्थिति है जब वस्तु स्थित होगी फोकस पे। तो यहाँ पर ये हमारी पाँचवीं नंबर की स्थिति है जब वस्तु को हमने स्थित करा दिया फोकस पे। तो जब हमारी वस्तु फोकस पे स्थित होगी इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर मान लो अनंत पे, ये हमारा हो गया अनंत, इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, आकार में वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। ये हमारी पाँचवीं स्थिति है कि जब वस्तु हमारी फोकस पर स्थित होगी तो वो उसका प्रतिबिंब
वास्तविक होगा, उल्टा होगा और आकार में वस्तु से बहुत ही बड़ा होगा। इसके बाद छठवीं स्थिति क्या थी, जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में होगी। तो जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में स्थित होगी, जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में होगी तो हमने कहा था कि इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा होता है और वास्तविक आभासी होता है। दर्पण के पीछे बनता है, सीधा होता है और वह आभासी होता है और आकार में वस्तु से बड़ा होता है। ठीक, ये हमारी हो गई छठवीं स्थिति, ये हमारी हो गई छठवीं स्थिति। तो हमारी ये 6 की 6 स्थितियाँ हमने आपको एक साथ एक ही फिगर में हमने आपको काउंट करके बता दिया कि हमारी इसमें कैसे हम प्रतिबिंब को ड्रा करते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको ये समझ लेना, अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो आपको 100% ये चीज़ जो हमने बताई है, अगर आपने हमारी 3rd और 4th नंबर की क्लास ली है, जो हमने अभी लास्ट 3rd क्लास पढ़ाई थी 3rd नंबर की, और उसके बाद ये 4th नंबर की क्लास हमारी आज कंडक्ट हो रही है। तो अगर आपने 3rd और 4th नंबर क्लास पढ़ी होगी तो आपको 100% ये हमने जो आपको एक ही चित्र में आपको खींचकर हमने बताया है, और कैसे खींचते हैं वो चीज़ आपको समझ लेना। ये चीज़ें आती हैं, आप जैसे ही आप अगर रिवीजन करते हैं और ये बार बार अगर ये चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको 100% ये जो हमने जो बताया है आपको ये समझ में आया होगा और आप ऐसे चित्र बना लेंगे जैसे हमने बनाया है। अब ये स्थितियाँ बनाने के बाद आप केवल ऐसे ही रफली चित्र एक बना लेना। तो ये रिवीजन करने के लिए, आप जब रिवीजन करने के लिए बैठेंगे तो इसमें देखो हम सीधे बोलेंगे जब वस्तु अनंत पर रखी होगी। तो जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो हमने ये फर्स्ट सीधा देख लिया कि जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर, फोकस पे। और इसके बाद आकार में वस्तु से, आकार में वास्तविक होगा और उसके बाद उल्टा होगा और आकार में वस्तु से बहुत ही छोटा होगा। फिर सेकेंड नंबर की स्थिति क्या होगी, जब वस्तु वक्रता के सी और इसके बाद अनंत के बीच में रखी होगी। तो जब वस्तु वक्रता के दो सी और अनंत के बीच में रखी होगी तो आकार में वस्तु से छोटा होगा। ठीक, और इसके बाद वक्रता के और फोकस के बीच में रखा होगा, बनेगा प्रतिबिंब। अब जो कि प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी, सीधा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। फिर इसके बाद हमारी 3rd नंबर की पोजीशन क्या है कि जब वस्तु वक्रता के सी पर रखी होगी तो वक्रता के सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा, जो कि आकार में वस्तु के बराबर ही बनेगा, और इसके बाद वास्तविक होगा, उल्टा होगा। ठीक, अब 4थी नंबर की स्थिति क्या है कि जब वस्तु वक्रता के अंदर फोकस के बीच में रखी होगी। तो जब वक्रता के अंदर फोकस के बीच में रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा। इसके बाद जब वस्तु फोकस पर रखी होगी, जब वस्तु फोकस पर रखी होगी तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, आकार में वस्तु से बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनेगा। ठीक, अब इसके बाद 6वीं स्थिति क्या थी, जब वस्तु मुख्य फोकस और इसके बाद वक्रता केंद्र के जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव पोल के बीच में रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और आकार में उससे बड़ा बनेगा। तो ये हमने 6 की 6 स्थितियाँ आपको एक साथ हमने बता दी। तो ये समझ लेना, अगर आपने लास्ट की क्लास मिस की है तो आपको लास्ट क्लास देखना है, और इसके बाद ये ऐसे ही आपको ये हमने जो स्थितियाँ बताई हैं और इसके बाद हम बताए थे इसको उसमें देख लो उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, जब चाहे वस्तु चाहे जहाँ पर स्थित हो उसका प्रतिबिंब हमेशा याद रखना, जब वस्तु चाहे जहाँ स्थित हो उसका प्रतिबिंब, ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र सी और ये हो गया अब, तो उसका हमेशा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है, वह आभासी होता है और वस्तु से आकार में बहुत ही छोटा होता है। तो ये आपको याद रखना है उसमें उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण की तो एक ही स्थिति है तो आपको उसको तो याद रख लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है ये हमारी जो हमने 6 स्थितियाँ बनाई हैं, हमने ये हमारी ये समझ लेना आपको, जैसे ही आपकी 6 स्थितियाँ हो जाएंगी तो आपको आगे उसी के आगे ये चित्र बना लेना है। ये आपके लिए, ये आप रिविज़न करेंगे जब तो आपको ज़्यादा उसमें वो ना दिमाग ना लगाना पड़े, और इसके बाद मतलब शॉर्ट टाइम में कम समय में ज़्यादा रिवीजन। तो इस तरीके से मतलब ये चीज़ें हो सकती हैं, जैसा हमने आपको बताया इस तरीके से ये नियम आप फॉलो करना तो आपको 100% यहाँ से समझ लेना बेनिफिट मिलेगा। और इस बात की गारंटी मेरी है कि आपको यहाँ से समझ लेना, ये हमने इसमें केवल हमने 2 दिन का टाइम लिया, 3 और 4 की क्लासें हमारी हुई हैं, केवल 3 नंबर क्लास उसके बाद 4 नंबर क्लास। हमने 2 दिन की क्लासों में आपको ये समझ लेना कि हमने गोली दर्पण के प्रतिबिंब खींचने के नियम और इसके बाद गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हमने ये आपको बता दिया 2 दिन की क्लासों में। और ये इंपॉर्टेंट क्लासें भी है क्योंकि ये समझ लें दर्पण प्रकाश का परावर्तन इसी के बेसिस पर होता है। तो आपको ये जो हमने क्लासें प्रोवाइड कराई हैं, आपको ये चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो आप बार बार रिवीजन कीजिएगा। अगर फिर नहीं समझ में आती तो आप कमेंट करना, तो हमको लगेगा तो हम दोबारा फिर बता देंगे खींच कर आपको स्थितियाँ जो आपको ना समझ में आए। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये समझ लेना चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। आप जैसे ही यूट्यूब में सर्च करेंगे लर्न विथ राज, तो लर्न विथ राज के नाम से आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
लाइक करना है और अपने मित्रों पर जो ज़रूरतमंद है आपको उनके पास 100% ये वीडियो भेजना है। और उनसे कहिएगा कि 2-4-6 दिन क्लास लेकर देखिएगा, हमारी क्लास लेकर देखें। अगर उनको अपने आप में इम्प्रूवमेंट ना समझ में आए, लेकिन आप उसे समझ लेना जिस शिद्दत के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उसी शिद्दत के साथ पढ़ना है, तब वो समझ लेना, तब वो कोई तालमेल बैठ पाता है पढ़ाई का। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आप उसी शिद्दत के साथ पढ़ेंगे, हमारे साथ लग कर पढ़ेंगे, तो आपको 100% याद है। हमने जो यहाँ पर जो जितना डाटा आपको दिया है ये 100% आपके दिमाग में जिम करते छप जाएगा। लेकिन उसके लिए बशर्ते आपको मोबाइल में पढ़ते टाइम केवल पढ़ाई में ध्यान देना, ऐसा नहीं कि यहाँ पर पेन से लिख रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। अगर ये चीज़ आपको एक्सक्यूज आप बनाते हैं तो आप 100% कहीं से भी नहीं सीख पाते हैं। ये इस बात की गारंटी मेरी है। अगर आप एक्सक्यूज या बहाना बनाते हैं कि नहीं हमको इसमें समझ नहीं आ रहा, ये कैसे बनता, ये कैसे बनता, कोई भी चीज़ है अगर आप उसको ये आप अगर ठान कर बैठेंगे अपने मन में कि हाँ हमको सीखना है, हमको सीखना चाहते हैं, तो आपको 100% यहाँ से सीखने मिलेगा। लेकिन अगर आप एक्सक्यूज बनाते हैं तो आप ये समझ लीजिए जीवन भर आप एक्सक्यूज ही बनाते रहेंगे, आपको कहीं भी कोई भी आप संतुष्ट नहीं कर पाएगा आपको। अगर आप ये समझते हैं कि हाँ हमको सीखना है, आप सीखने के उद्देश्य से आते हैं, तो आप 100% यहाँ से जितना हम बता रहे हैं आप अगर उतना ही पढ़ लेते हैं तो समझ लेना 18+ की गारंटी हमारी है। बोर्ड एग्जाम में 18+ की गारंटी हम लेते हैं, जिसमें 20 का आता है, 20 नंबर का, तो 18+ की गारंटी हमारी है। केवल बशर्ते हम जितना आपको बता रहे हैं उतना आपको बहुत ही कायदे से पढ़ना है। और इसके बाद जो हम जितनी चीज़ें आपको बताते हैं लिखने के लिए, आप वैसे ही अगर वो चीज़ लिखते जाते हैं तो आपको 100% यहाँ से आप ये समझ लेना ये बहुत ही ये स्कोरिंग टॉपिक होते हैं, तो आप यहाँ से स्कोर बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए आज आई होप कि मेरे द्वारा जो जानकारी प्रोवाइड कराई गई है आपको 100% समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और जो हमारे साथ नए लोग जो जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब करें। लर्न विद जैसे आप यूट्यूब में डालेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जिसमें प्लेलिस्ट बन गई फिजिक्स वाइज आ जाता हो। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में, जिसमें प्रतिबिंब उसमें हम किरण आरेख खींच कर कैसे हम सवालों करते हैं वो चीज़ें हमारी नेक्स्ट क्लास में होंगी। तो ये समझ लेना कल से ये टॉपिक हमारा हम कोशिश करेंगे कल से ये हमारा टॉपिक 5 क्लासों में ये हमारा टॉपिक फिनिश हो जाए। प्रकाश का परावर्तन ये हम कोशिश करेंगे कल की क्लास से हमारा खत्म हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए आई होप मेरे द्वारा ये जो जानकारी आपको दी गई है 100% समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।